Hey, doing good? Hey, you doing good? Hey, how are you doing? Actually, I'm a bit confused. Which one of these sentences is correct? Which one is wrong? Let's find out. नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बेहतर हैं और आपका स्वागत है वैदिक रोशनी एकेडमी के लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम में। गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑन लर्निंग इंग्लिश। दोस्तों, इस लेसन में हम भाषा और बोली विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, भाषा संवाद का एक व्यवस्थित माध्यम है। इसका दो भागों में विभाजन हो सकता है। नंबर 1 लेखन यानी रिटन लैंग्वेज और दूसरा है संवाद यानी बोली। इंग्लिश में हम इसको स्पोकन लैंग्वेज कहेंगे। भाषा को लिखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका बोलना है, और इन दोनों से भी जरूरी है भाषा को सुनना और सुनकर समझना। आइए रिटन लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज में जो कुछ भेद हैं उनको जान लें। अपने विचारों का संकलन, उनका मूल्यांकन, भूतकाल के अनुभवों और भविष्य के सपनों का प्रकटीकरण, किसी कथा का लेखन आदि हम रिटन लैंग्वेज में ही करते हैं। आमने सामने बात करना, घटित घटनाओं पर चर्चा करना, कहानी सुनाना, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं उस पर बात करना आदि हम स्पोकन लैंग्वेज में ही करते हैं। जहां रिटन लैंग्वेज का प्रयोग शैक्षणिक संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के काम काज में होता है, वहीं स्पोकन लैंग्वेज का प्रयोग दैनिक जीवन में एक दूसरे के बीच अनौपचारिक बातचीत के लिए होता है। रिटन लैंग्वेज में जहां पंक्चुएशन, प्रॉपर सेंटेंसेस, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड वर्ड ऑर्डर का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहीं स्पोकन लैंग्वेज में आवाज का उतार चढ़ाव, शब्दों पर सही दबाव, सही समय का चुनाव, सही अंतराल, खड़ी बोली और अल्पकालीन वाक्यों का प्रयोग होता है। स्पोकन लैंग्वेज की शब्दावली का प्रयोग प्रायः रिटन लैंग्वेज में नहीं किया जाता है। बोलचाल में क्रिया सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। रिटन लैंग्वेज में निपुणता के लिए व्याकरण यानी ग्रामर का गूढ़ ज्ञान होना अति आवश्यक है, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में ग्रामर से ज्यादा अर्थपूर्ण वाक्यों को स्पष्टता से बोलने पर ध्यान दिया जाता है। यदि आप एक अच्छे लेखक हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे लेखक भी हैं। रिटन लैंग्वेज में लेखक लिखता है, लेकिन लिखे हुए को समझने की जिम्मेदारी तो पाठक की होती है। हाँ, ये जरूर है कि लेखक जहाँ जहाँ अति आवश्यक या विशेष वाक्य या शब्द हैं उनको रेखांकित जरूर करे। दैनिक बोलचाल की भाषा में लोग प्रायः टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करने से बचते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ वाक्यों के माध्यम से पूछा था कि इन वाक्यों में से सही कौन सा है। सही और गलत का मूल्यांकन हम किसी सिद्धांत के आधार पर ही कर सकते हैं, और भाषा का एकमात्र सिद्धांत होता है उसकी व्याकरण अर्थात ग्रामर। ग्रामर के हिसाब से इनमें तीसरा वाक्य सही है, क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर को सही से फॉलो करता है। हालांकि सामान्य बोलचाल में हम इन तीनों वाक्यों में से किसी को गलत नहीं बोल सकते जब तक कि इन तीनों को सुनने वाले इनके अर्थ को समझते हों। बोलचाल की भाषा यानी बोली किसी विशेष वर्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, तो फिर प्रश्न उठता है कि हम ग्रामर सीखे क्यों? देखिए, आप बिना ग्रामर के दैनिक बोलचाल में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी सभा या संस्था में भाषण देना चाहते हैं या किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको उसमें अवसर मिले इसकी संभावना ना के बराबर है। यदि आप एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हैं या अच्छा वक्ता या लेखक या निर्देशक या राजनेता बनना चाहते हैं तो आपको भाषा की बारीकियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके लिए ग्रामर ही नहीं बल्कि संबंधित भाषा में बोली जाने वाली लकोक्तियाँ, कहावतें, व्यंग, हास्य, काव्य तथा प्रबल शब्द ज्ञान यानी वोकैबुलरी की अति आवश्यकता होगी। दोस्तों, कोई भी नई भाषा सीखने से पहले हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, क्या आप जो भाषा सीखना चाहते हैं उस भाषा के वर्ड ऑर्डर अथवा वाक्य क्रम से आप भली भांति परिचित हैं? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस वर्ड ऑर्डर? ये वर्ड ऑर्डर है क्या? दोस्तों,
दुनिया की प्रत्येक भाषा की संरचना, उपयोगिता और उसकी सार्थकता उसके वाक्यों में निहित शब्दों के क्रम पर निर्भर करती है। इसे इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर कहा जाता है। There are 6 word orders in the world. English language follows SVO, यानी subject followed by verb and verb followed by object. And Hindi language follows SOV, यानी subject followed by object and object followed by verb. असल में जब तक कोई भाषा किसी विशेष वर्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करती तब तक उसको भाषा विशेष का दर्जा नहीं मिलता है। मुख्य रूप से वाक्य में 3 शब्द यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट वाक्य में वह शब्द होता है जो कार्य करे। किसी भी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और मशीन आदि सब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट वाक्य में वह शब्द होता है जिस पर कार्य हो। किसी भी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और मशीन आदि ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब वाक्य में वह शब्द होता है जो कर्ता के द्वारा किया जाए और ऑब्जेक्ट के ऊपर घटित हो, या जो स्वयं में ही कार्य है या कार्य का नाम है, वह वर्ब कहलाता है। कोई भी नई भाषा सीखने से पहले दूसरी सबसे विशेष बात यह है कि जो भाषा आपको सीखनी है, जैसे कि इंग्लिश, उसके वर्ड ऑर्डर को समझने से कहीं ज्यादा विशेष ये है कि आप अपनी भाषा में उपस्थित वर्ड ऑर्डर की सहजता से पहचान करना सीखें। यदि मैं ये कहूँ कि मुझे इंग्लिश सीखना है और मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो इसके लिए मुझे हिंदी के वाक्यों में पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। यदि मैं इन तीनों की पहचान नहीं कर पा रहा हूँ तो इंग्लिश सीखना मेरे लिए असंभव सा होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको इंग्लिश बोलने वाला माहौल मिल जाए तो आप इंग्लिश बोलने में कुछ हद तक कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लेखन व अन्य विशेष परिस्थितियों में स्वयं को हताश ही पाओगे। कोई भी नई भाषा सीखने से पहले तीसरी सबसे विशेष बात यह है कि आप भाषा को अक्षरशः यानी वर्ड टू वर्ड सीखने या अनुवाद करने की सोच को दिमाग से निकाल दो। हाँ, ये सही है कि जो भी हम हिंदी में बोलते हैं उन शब्दों की हमको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता है। समोसा और जलेबी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समोसा और जलेबी ही कहलाते हैं। ध्यान रहे, जितनी भी मानव निर्मित चीजें या आविष्कार हैं, जहाँ भी जिस भी स्थान विशेष पर उनका निर्माण या आविष्कार हुआ है, वे उसी स्थान विशेष की भाषा में जाने जाते हैं। जैसे ग्लास, ट्रैक्टर, कार, पिज्जा, पेन, पेंसिल आदि इंग्लिश के शब्द हिंदी में भी यही कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रथम निर्माण या आविष्कार हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं हुआ। वहीं गुरु, धर्म, रोटी, कढ़ी, सांभर, साग आदि इंग्लिश में भी यही कहलाएंगे। यदि कोई आपको समोसे को पोटैटो टोमेटो स्टफ्ड फ्राइड बन सिखाए तो ऐसे मूर्खों से बच के रहना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो जलेबी को अ सर्कल्ड फ्राइड स्वीट डिश बोलते हैं। कोई भी नई भाषा सीखने से पहले याद रखने योग्य चौथी सबसे विशेष बात यह है कि भाषा का उद्देश्य होता है मैसेज या संदेश को पूर्ण स्पष्टता के साथ श्रोता या पाठक तक पहुंचा देना। अब चाहे आप उसके लिए जो भी शब्द या वाक्य प्रयोग करें, आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल मेरे और राज के बीच पैसों पर लड़ाई हो गई। मैंने राज से कहा था पापा को जिक्र न करना, लेकिन नहीं, बताए बगैर उसे चैन नहीं आया। मेरी वो सुनता कहाँ है। अब पापा उसको ऐसा रुलाएंगे कि वो फूट फूट कर रोएगा। यदि यही सब मुझे इंग्लिश में बोलना पड़े तो मैं कहूँगा, yesterday Raj and I had a fight over money. I asked Raj not to tell Dad about it, but he never listens. Now Dad's gonna reduce him to tears. अब इस ट्रांसलेशन में हमने लेकिन नहीं और बताए बगैर उसे चैन नहीं आया, इन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट किए बिना ही छोड़ दिया, क्योंकि इनके बिना ही हमारा मैसेज 100% अंडरस्टूड है, क्लियर है। कोई भी नई भाषा सीखने से पहले याद रखने योग्य पांचवी सबसे विशेष बात यह है कि जब भी हम किसी भाषा को बोलने की बात करते हैं तो मुख्यतः हम उसकी 4 मुख्य क्रियाओं की बात कर रहे होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। भाषा संवाद का एक व्यवस्थित माध्यम है। इस माध्यम से ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था तक बिना किसी तोड़ मरोड़ के पहुंचता है,
अर्थात भाषा वो है जिसे हम बोल सकें, सुन सकें, लिख व पढ़ सकें। कोई भी नई भाषा सीखने से पहले याद रखने योग्य छठी सबसे विशेष बात ये है कि बोली बातचीत का एक अव्यवस्थित माध्यम है। बोली हम उसे कहेंगे जो सुनी या बोली जा सके, जिसको लिपिबद्ध न किया गया हो अथवा जिसकी स्वयं की कोई लिपि ना हो, जैसे हरियाणवी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, अवधी व अन्य खड़ी बोलियां। जबकि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, उड़िया आदि भाषाओं की श्रेणी में आती हैं। बोलियां संवाद को अति सरल तो कर देती हैं, लेकिन ये सरलता किसी अन्य भाषा के सीखने में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बोलचाल यानी बोली का ये वाक्य लेते हैं। यदि यह वाक्य हिंदी के वर्ड ऑर्डर SOV यानी सब्जेक्ट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब करना ये है कि हम एक अन्य वाक्य बनाते हैं जिसमें भाव यही रहे और हिंदी का वर्ड ऑर्डर भी हो, जैसे कृपया आप खाना खा लीजिए। इसी तरह के ये कुछ बोलचाल के अन्य वाक्य दिए जा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप इन वाक्यों में वर्ड ऑर्डर यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ढूंढने का प्रयास करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।